जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अपने घर पे संडे को बेहतरीन तरीके से मना रहे होंगे। ठीक है। और संडे मनाने का मतलब ये नहीं है आप लोग अपना समय इधर उधर वेस्ट करें। आपको जो है पढ़ाई करना है। वीडियो क्लासेज आपके लिए हमेशा 24/7 रेडी है। कभी भी किसी भी समय आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है यूपी पुलिस होमगार्ड और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है भाई, किसके लिए? यूपी पुलिस होमगार्ड और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आइए चलो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। आप लोग बहुत कहते हैं सर इंडियन इकोनॉमी की एक वीडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ। तो भाई आपके लिए आ चुकी है। बोर्ड पर मैं इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा, कुछ कारण से मैं सेंटर पे भी उपलब्ध नहीं हो रहा हूँ। तो भाई देखिए, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें जीडीपी जीएसटी सब बात करेंगे। आपका ब्याज दर भी होगा, इनकम टैक्स भी होगा, सब ए टू जेड हम जो है इसके अंदर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपके पेपर के लास्ट 2025 में आए हैं, जो अभी नवंबर में यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ है उनमें भी आए हैं। ठीक है। तो उन सभी के एग्जाम के बारे में आज जो है जानकारी लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे नहीं आए हैं और कैसे आपके पास में आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। आइए चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो भाई जो रहेगी, ये रहने वाला है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का। किसका रहने वाला है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का। इसमें दे रखा है श्रृंखला खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कहाँ आयोजित है? ठीक है भाई, एक तो नई दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, और 56वीं जो 56 रही है वो रही है आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पे रही है? नई दिल्ली में। ठीक है, कोई दिक्कत चोट या रिपोर्ट हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरा, आप इसका जीएसटी की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? डेट इज बिहार। ठीक है, बिहार राज्य ने जो है मुख्यमंत्री महिला योजना शुरू की है। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। इसमें जो है बिहार राज्य 10,000 रुपए दे रहा है पहली बार में महिलाओं को, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि भाई जब आपको नीड होगी उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक का। फिर है मेघालय के जीएसटी राज्य कोड क्या है? मेघालय का 17 है, उसके साथ में आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं तो 9 रहेगा, बिहार का 10 रहेगा और 27 रहेगा महाराष्ट्र का। ठीक है, कुछ और रिपोर्ट हो तो बताइएगा जरूर। नेक्स्ट आ जाते हैं, तंबाकू के पत्ते पर जीएसटी दर क्या है? पहले जो है कम हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इसको 5% कर दिया गया है। कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 5%। आगे समझ में कोई चोट रिपोर्ट नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस वे है जो आपके पेपर में आए हुए हैं, आप देख सकते हो। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2/11/2025 जो अभी नवंबर चल रहा है, इसी नवंबर में आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो आपके लिए बहुत ही नई पीपीटी बनाकर लाए हैं और आपको दिखाने के लिए, बहुत अच्छा कुछ सिखाने के लिए। तो आप लोग बने रहिए डीटीयू क्लासेस के साथ, क्योंकि आपकी मेहनत ही सफलता लाएगी। ठीक है भाई। भाई गला थोड़ा सा आज वीक हो रखा है, इसके लिए जो है बार बार खांसना पड़ रहा है, गला साफ करना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? नंबर 1 समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था है। दैट इज कॉल्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें सब कुछ है भाई, समाजवाद भी है, पूंजीवाद भी है, बाजार भी है। तो दैट इज नेम इज मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, इसमें देखा है भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवाद और समाजवादी दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रित से तो पहले ही समझ में आ जाता है, मिश्रण की बात करें। नेक्स्ट है भारत नीति, ओ सॉरी, नीति आयोग ने किस पूर्व संस्थान का स्थान लिया है? नीति आयोग ने किस पूर्व संस्थान का स्थान लिया है? बताओ जल्दी से। भाई देखो, भाई नीति से समझ में आ रहा है योजना, तो इसने जो है योजना आयोग का जो है पूर्व स्थान लिया है। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है,
किसकी स्थापना? योजना आयोग की। नेक्स्ट आ जाते हैं, वह अधिकतम समय सीमा है क्या है जिसके भीतर भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए। वो रहेगा लगभग 60 दिन। ठीक है, कितना रहेगा? वो रहने वाला है आपका 60 डेज, 60 दिन। ये ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो बताइएगा जरूर, हम जो है और कोशिश करेंगे अच्छा दिखाने की। इसमें दे रखा है एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों और शर्तों के अनुसार 60 दिन के भीतर भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव पर निर्णय लेना निर्धारित करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियां में किया गया निवेश है। इसके अंतर्गत खुदरा निवेश, सेवा रसद या विनिर्माण में विलय, अधिग्रहण या साझेदारी शामिल हो सकती है। ठीक है भाई, तो इसका जो रहने वाला है अधिकतम सीमा वो रहेगी 60 दिन, अदरवाइज जो है फिर एफडीआई कुछ भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। भारतीय एफडीआई नीति के तहत एफआईएस बनाम एफडीआई के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए, जल्दी से पढ़िए एक बार। आप जूम में कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार आप पढ़िए। कौन सा कथन गलत हो सकता है आपके हिसाब से? जल्दी से सोचिए। तो भाई देख लिया आप लोगों ने, एफआईआई एफडीआई से कम विश्वसनीय है। एफआईआई सीधे प्राथमिक बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकता, जो कि गलत है। सही है, सॉरी। और एफडीआई सीधे प्राथमिक बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकता, ये भी सही है। एफआईआई देश के पोर्टफोलियो निवेश योजना को दरकिनार कर सीधे प्राथमिक बाजारों में प्रवेश कर सकता है। भाई ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोंग। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? भाई इसमें देखा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी मौजूद है। नंबर 2, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी मौजूद है। नंबर 3, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां केवल सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मौजूद है। नंबर डी, विकल्पों में से कोई नहीं। भाई देखो, बात कर रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब कुछ दो चीज बन रही, मिलकर बन रही होगी कम से कम, तभी तो जाके मिश्रित है। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, भाई क्या पढ़ा था कि मैं अगर आपको दिखा पाऊं, हमने एक चीज पढ़ा था, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दो प्रकार के, पूंजीवाद और समाजवाद, उन दोनों को मिलकर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। तो यहाँ दे रखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भाई देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी मौजूद हो। ठीक है, तो इसमें दे भी रखा है आपको आंसर बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी मौजूद होती है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 1948 से 56 में औद्योगिक नीतियों के कार्यान्वयन से मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव लाया। इस दृष्टिकोण में निजी उद्यम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित तंत्र द्वारा निर्धारित होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे पूरी तरह शासन मुक्त नहीं है। ठीक है, तो आंसर होने वाला है आपका बी। कोई चोट या रिपोर्ट हो तो बताइए, नहीं तो कोई बात ही नहीं भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एक बार, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? ठीक है भाई, सबको पता है आरबीआई जो है बैंकों का बैंकर है। एचडीएफसी, एसबीआई, आरबीआई, आईडीबीआई, इनमें सब में जो है सबका पिताजी एक ही है, जो कि है आरबीआई। इसकी जो स्थापना हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें? दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भारत में बैंकों का बैंकर है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई है। कब को? 1 अप्रैल 1935 को। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में लाया गया तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अब हमें 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मिल रहे हैं कि बैंकों का बैंकर कौन सा है? वो है आरबीआई। ठीक है, इसकी स्थापना जो कि 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुई है। ठीक है जी। इसका जो पहली राजधानी थी वो थी कोलकाता। उसके बाद जो लास्ट की राजधानी है, जो अभी फिलहाल जो है
सॉरी राजधानी की बात नहीं बता रहा मैं, जो कार्यालय बता रहा हूँ, जो हेडक्वार्टर था वो पहला रहा था, वो रहा था आपका कोलकाता में, और जो अब प्रेजेंट का हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। ठीक है, कब बना था? 1949 में। ठीक है, कोई चोट नहीं है। चलिए भाई, निम्नलिखित से कौन सा से थोक मुद्रास्फीति के उप समूह में है? केवल चलती मुद्रास्फीति, आवास और खाद्य मुद्रास्फीति, केवल आवास मुद्रास्फीति, केवल खाद्य मुद्रास्फीति। कभी भी आपको चार ऑप्शन दिया रहे हैं और उसमें दे रखा है भाई एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, फिर 2 पॉइंट उस एक पॉइंट के साथ मिला के दे रखे, तो आंसर हमेशा यही रहेगा। जैसे चलती मुद्रास्फीति स्फीति दे रखा है, फिर दे रखा है आवास और खाद्य, तो जहां ये 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं सेम में, तो डेट इज योर आंसर। ठीक है, यह होने ही वाला है 100%। ये आपका कब आया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में हुआ था 2023 के। ठीक है, जो कि 2024 में हुआ था। आ गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भाई योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? भाई इसका काम है सिर्फ राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही है, नीति बनाना है, रूल्स बनाने हैं। ठीक है भाई, क्या बनाने हैं? रूल्स बनाने हैं। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। कुछ शॉर्ट या रिपोर्ट हो तो बताइए। ये भी आपका 31/8/2024 को री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, मानव विकास सूचना सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए जल्दी। व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, तकनीकी प्रगति पर नजर रखना, पर्यावरण स्थिरता का मूल्यांकन करना, आर्थिक प्रदर्शन को मापना। ऑप्शन रहने वाला है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने वाला है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 15। कम विकसित देशों में गरीब मुख्यतः किसके कारण है? लोगों की बुद्धि का अभाव, ठीक है, स्वैच्छिक आलस्य, आय असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। भाई गरीबी किस लिए है? स्वैच्छिक आलस्य आलस्य भी हो सकता है। ठीक है, बुद्धि का अभाव तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, लेकिन देखते हैं क्या आंसर दिया जाएगा। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, तो आंसर रहने वाला है भाई कम विकसित है, लोगों को पता नहीं है। क्या नहीं पता है? कि हाँ कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना। ठीक है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः आय समान असमानता के कारण होती है। यह असमानता आर्थिक विकास को रोकती है और गरीबी को बढ़ाती है। ऐसे में कुछ लोग बहुत ज्यादा धनी हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 में। और पूछ लिया दूसरी कब लागू हुई थी, तो आप जो है 1951 से 5 साल तक चलाएंगे, 1956 तक, फिर 56 में जो है आपकी दूसरी लागू हुई है, 61 तक, 61 से आपकी तीसरी। ऐसे ही आपको जो है 5-5 साल को करीब मेंटेन करके चलना है। आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, कोई छोटी रिपोर्ट होगा तो नहीं जल्दी से बताइएगा। फिर यहाँ दे रखा है आपको कि भाई ये इस योजना का मॉडल जो रहा था वो रहने वाला था हेड और डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और बिजली के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो आप बता देंगे कृषि, सिंचाई और बिजली पर विकास करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहा। तो कोई चोट या रिपोर्ट हो तो बताइए। नहीं है, चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? चलिए भाई, भाई करेंसी नोट जारी करना ये तो काम है। ठीक है, मौद्रिक नीति का संचालन करना ये भी काम है, विदेशी मुद्रा का विनियम करना ये भी काम है। भाई लास्ट जो बच रहा है वो है शेयर बाजार को विनियमित विनियमित करना। क्या करना? शेयर बाजार को विनियमित करना। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें दे भी रखा है कुछ महत्वपूर्ण कार्य। पहले करेंसी नोट जारी करना, दूसरा मौद्रिक नीति का संचालन करना, तीसरा विदेशी मुद्रा भंडारण कर बनाए रखना, और चौथा जो रहेगा
वो रहने वाला है विदेशी मुद्रा का विनियमन करना। कोई चोट रिपोर्ट हो तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद जय भारत। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट और पेटेंट है किसके लिए भाई? अमूर्त संपत्ति के लिए। किसके? अमूर्त संपत्ति के लिए। इसमें दे रखा है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट सभी अमूर्त संपत्ति के अधिकार है जो विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक और व्यवसायिक संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अलग अलग उद्देश्यों के लिए होते हैं और इनके अधिकार संरक्षण सीमाएं भी भिन्न होती है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। किससे भाई? 4 से 5 लाख से, 1 से 2 लाख से, 10 से 11 लाख या 7 से 8 लाख। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष 7 से 8 लाख करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बात करते करते 20 तक आ चुके, हमें पता ही नहीं चला। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये रहने वाला है आपका आंसर अमर्त्य सेन को। किनको? अमर्त्य सेन को। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर काम करने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का तात्पर्य है मानव स्वतंत्रता को बढ़ावा जाता है। भाई ये क्वेश्चन मैं आपको रिसेंट में ही जो है पढ़ाया है, 1-2 दिन के अंदर या आपकी क्लास के अंदर। तो आप जो है एक बार और पूरा देखिए। ये सिर्फ अमर्त्य सेन के बारे में नहीं बताया, और भी जो है मैं कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया है, तो आप जो है उनको भी रिपीट कीजिए, क्या पता पेपर के अंदर कैसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? जल्दी से बताइए। वृद्धि जो हुई है वो होनी थी आपकी 8%, 8.5%, 9% या 7.3%। तो वृद्धि जो जीडीपी की हुई है, हाँ, जीडीपी की फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। आपको 2 वर्ग दिए मैंने, जीएसटी और जीडीपी की फुल फॉर्म आप जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो जो रहेगा आंसर वो रहेगा 7.3। कितना रहने वाला है? 7.3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जीडीपी के डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? भाई वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक। ये रहने वाला है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। कौन रहेगा? एनएसओ। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के जिम्मेदार है, ठीक है। भारत सरकार ने 12 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना की। कब की थी? 12 जुलाई 2006 को। फिर है एमपीसी का पूर्ण रूप है। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या रहने वाला है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूर्ण रूप का मतलब जो है फुल फॉर्म है, तो आपको जो है ऐसे आंसर देना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, देखते हैं। डैश वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य करों का भुगतान किया जाता है। नई मुद्रा, सफेद धन, पुरानी मुद्रा, काला धन। भाई सफेद धन को हमेशा जो है तरीके से रखा जाता है, उसका इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो आपको बचत है वो सब कुछ देखनी पड़ता है, जो आपका खर्च खपत है वो भी देखनी पड़ती है, ठीक है भाई। फिर है पैन का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, पैन की फुल फॉर्म बताओ। परमानेंट अकाउंट नंबर रहेगा या प्राइवेट अकाउंट नंबर रहेगा या पर्सनल अकाउंट नंबर रहेगा या पर्सनल अकाउंट आदि नंबर रहेगा? भाई देखो, इसमें है ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या रहने वाला है? परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मर्जर्ड अर्थव्यवस्था,
आउटक्रॉस्ड अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था। भाई देखो, मैं आपको पहले ही बताया था, दो चीज मिल रही तो वहां कहीं ना कहीं क्या है, मिश्रित का यूज होगा। तो आंसर रहने वाला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या रहने वाला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर है सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है आउटकास्ट बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, कर बजट। ये रहने वाला जो रहेगा वो रहेगा राजस्व बजट। क्या रहने वाला है, राजस्व बजट। ठीक है भाई। फिर है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियां, योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। मतलब कौन जो है इस काम को करेगा, ये करने वाला है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन करेगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मीडिया मिनिस्ट्री करेगी। उसको ही जो है अथॉरिटी है कि आप जो है, जो भी भारत की सरकार की नई नीति आ रही है या योजना आ रही है, कार्यक्रम आ रहे हैं, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो आप जो है अगर किसी भी चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं तो आप जो ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, वहां से जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो लोग आपको रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो आंसर कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय या अत्यधिक व्यय। भाई उसने बोला केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के। ठीक है, जब भौतिक और वित्तीय संपत्ति की बात हो रही तो आंसर रहेगा राजस्व व्यय। क्या रहेगा, राजस्व व्यय। ये रहने वाला है केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय किया जाता है। दो क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपको भाई। भौतिक, केंद्र सरकार की भौतिक के लिए रहने वाला है कौन, राजस्व। ठीक है, और जो पूंजीवाद रहने वाला है वो रहने वाला है वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के लिए। किसके लिए, निर्माण के लिए। आगे समझ में। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये जो आने वाली है वो आएगी सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय का मंत्रालय। भाई मामलों का मंत्रालय, तो ये होने वाला है आपका कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। ठीक है, किसका, उसने पहले कॉरपोरेट दे रखा तो आपको जो है समझना चाहिए कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान करता कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ही करेगा। ठीक है, आगे समझ में। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके थे जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दिल्ली पुलिस का दे रहे हो या यूपी पुलिस होमगार्ड का दे रहे हो। ये क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर 100% पूछे जाने वाले हैं। सेम क्वेश्चन नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, बाकी सब क्वेश्चन जो है आपको वहीं देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपसे क्वेश्चन पूछे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने घर पे संडे को व्यतीत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। संडे को व्यतीत करने के साथ साथ आपको जो है पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि अब जो है आपका एग्जाम दूर नहीं है। तो दिल्ली, मेरे मेरे दोस्त, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, आपको नौकरी लेनी है और नौकरी लेने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बने रहिए D2 क्लासेस के साथ। हम जो है आपको रेगुलर इसी तरह की वीडियो देते रहेंगे, साथ में ऑफलाइन सेंटर पे भी जो है ऑनलाइन भी वीडियो चलती रहेगी। आज किसी कारणवश बोर्ड से वीडियो नहीं बना पाए तो जिसके लिए हम जो है आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गए हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।